डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉशीज़ इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे जो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट भी करिएगा, इससे मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को। जो पहली डेफिनेशन है, हम कुछ पहले बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स ये जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बेसिक पॉइंट्स को आप लाजमी सुनिएगा, अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है कॉशीज़ इंटीग्रल थ्योरम की। If f of z is analytic at every point within and on a closed curve C, then integration C f z dz equals to 0। यानी कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है, फॉर एग्जांपल क्लोज्ड कर्व है मेरे पास, तो इस कर्व के अराउंड यानी इसकी बाउंड्री लाइन पे और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर उसके ऊपर मेरे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो अगर मैं उस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं किसी भी पॉइंट के ऊपर अराउंड दिस क्लोज्ड कर्व, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा 0 अकॉर्डिंग टू कॉशीज़ इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो अगर मुझे किसी तरह कोई फंक्शन गिवन हो और मुझे पता चल जाए कि ये फंक्शन हर पॉइंट पे एनालिटिकल है यानी कि डिफाइंड है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो मैं बिना सॉल्व किए ही उसका आंसर डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कॉशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। तो देखें कॉशीज़ ने फिर ये बात कही कि भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन एनालिटिक हो, कोई तो ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जिस पॉइंट पर मेरे पास फंक्शन जो है, अब मेरी बात को गौर से सुने जो मैंने कहा है, फंक्शन जो है वो विद इन या इनसाइड द कर्व, ये दो चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। ठीक है, विद इन या इनसाइड द कर्व मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, और अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है, लेट सपोज हमने उस पॉइंट को ए कहा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे मैं कह देती हूँ ए कहा हुआ है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पे मेरे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं है और ये इनसाइड द कर्व है, या अगर ये इनसाइड ना भी होता, ये इस बाउंड्री के ऊपर होता, तो मेरे पास फिर हम ये थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी कि हमने इसको यहाँ पे ही रखा और ये जो 1/2 था इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो इस फॉर्म में यूज़ करेंगे, जबकि इसकी एक्चुअल फॉर्म जो है वो ये है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड बेसिक चीज़ आती है वो आती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में क्या बात बताने वाली है कि देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर z0 है और उसका रेडियस ये r है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की टर्म में उसकी इक्वेशन दूं तो वो मेरे पास क्या होगी, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल्स टू r, वेयर z0 इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सही, तो इसमें इतनी ही सी बात थी। इसका ये मतलब है कि देखें z के साथ जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास सेंटर होगा। तो सेंटर निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि z माइनस z0 को 0 के इक्वल करूँगी और उसके बाद यहाँ z के साथ जो भी चीज़ है उसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊँगी, तो मेरे पास सेंटर आ जाएगा। और ये इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो चीज़ लिखी है वो तो बिना किसी डाउट के r यानी कि रेडियस है सर्कल का। सही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं आप लोग को मिसाल देती हूँ, मेरे पास अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कहीं पे मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 10, सही है, तो देखें इस z के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यानी कि इसका जो सेंटर है z0 है वो 0 है और ये चीज़ तो सिंपली मेरे पास r है, यानी कि इट इज़ अ सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 10। इसके अलावा अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो देखिए मॉड ऑफ z माइनस 2 को जब मैं 0 के इक्वल्स करूँगी तो z क्या आएगा 2, यानी कि
इट इज़ अ सर्कल विद ओरिजिन 2 0 एंड रेडियस 5। यानी z के साथ जो भी चीज़ है उसको मैं क्या बोलूँगी, z0 बोलूँगी, यानी कि सेंटर ऑफ अ सर्कल। और यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या है, रेडियस है। इसी तरह अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है जो कि लिखी हुई है z -1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा, तो ये 3 माइनस आयोटा तो विदाउट एनी डाउट क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। अगर मुझे सेंटर चाहिए तो मैं इस पूरी टर्म को इक्वल्स टू करूँगी 0 के, तो मेरे पास जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा, 1 माइनस 2 आयोटा आएगा। तो ये चीज़ इसलिए मैंने बताई है कि आप क्वेश्चंस को देखते ही पहचान जाएं कि आपके पास सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, क्योंकि सर्कल को पहचानना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा इस बात को समझिए। सही। फिर हमारे पास जो लास्ट बेसिक डेफिनेशन आती है वो है सिंगुलर पॉइंट्स की। तो अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो वो क्या कहलाता है, सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है। अच्छा, ये मैंने पर्पसली थोड़ा सा जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्लोज कर्व शायद सिर्फ एक सर्कल ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लोज कर्व आपके पास इरेगुलर शेप में भी हो सकता है, वो स्क्वायर की शेप में भी हो सकता है, वो इस तरीके से परफेक्ट सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी शेप में हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सर्कल ही हो, बट यूजुअली ऐसा ही होता है कि सर्कल ही होता है। ठीक है, तो ये पर्पसली बनाने का मकसद ये था कि आपको ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि क्लोज कर्व का मतलब एक सर्कल है। सही है, क्लोज कर्व आपके पास इस तरीके का एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। अच्छा, तो सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो ये 4 बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने समझ ली। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए असल है। तो देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझसे एक कहा हुआ है फाइंड इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 5 डी जेड वेयर, और ये 4 पार्ट्स गिवन है आपके पास। पहला पार्ट है सी इज मॉड जेड इक्वल्स टू 1। अब हमने सर्कल की इक्वेशन भी पढ़ी थी, ये देखें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये देखें मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि इस इक्वेशन में यहाँ जेड के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि इसका सेंटर क्या है वो 0 0 है और इसका रेडियस क्या है 1 है। तो अब सबसे पहला काम जो है ना आपको वो क्या है, वो आपको पहचानना है कि फंक्शन एनालिटिक है हर पॉइंट के ऊपर या नहीं। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आ रहा जहाँ पे फंक्शन मेरे पास डिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, डिफाइंड नहीं हो रहा से मुराद कि उसके डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल 0 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, ऐसा ही है। फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा का क्या मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो यहाँ पे तो फंक्शन में मेरे पास डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन हर पॉइंट पे मेरे पास एनालिटिक है ही है। सही। तो जब हमने ये बात पढ़ी थी कि फंक्शन अगर हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो बिना किसी कैलकुलेशन के उसका जो आंसर हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि आप उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। सही है। तो ये मेरे पास यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि भाई फंक्शन जो है वो मेरे पास क्योंकि एनालिटिक है तो अब उसका रेडियस कुछ भी हो, उसका जो सेंटर है वो कुछ भी हो, उसका आंसर इंटीग्रेट करने पे 0 ही आएगा। उसके बाद फिर इन सेकंड केस मेरे पास सेंटर तो दोबारा 0 0 ही है, रेडियस चेंज हो गया 5। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर मेरे पास फंक्शन एनालिटिक है तो उसका कुछ भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस हो, उसका आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। देन थर्ड इज C इज मॉड Z माइनस 3 पाई इक्वल्स टू 10। तो ये एक ऐसा सर्कल है, इसका अगर मुझे जो है वो सेंटर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इसको मैं इक्वेट कर दूंगी 0 के, तो मेरे पास जो Z आया वो क्या आया 3 पाई आ गया, और जो रेडियस है इसका वो क्या है 10 है। तो सर्कल का सेंटर कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, विदाउट एनी कैलकुलेशन अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन है तो इसका आंसर इंटीग्रेट करने पे 0 ही आएगा। सही है। तो मैं आंसर्स के गिर्द यहाँ पे बॉक्सेस भी बना देती हूँ। अब देखें ये क्या गिवन है,
C is a square whose sides are x equals to +-1 y equals to +-1। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल प्लॉट करूँ तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो देखिए क्लोज कर्व इन्होंने दिया है वो एक सर्कल नहीं, वो एक स्क्वायर दे दिया है। सही है। तो अभी मैंने आपको यही बात बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि भाई ज़रूरी नहीं है कि क्लोज कर्व सर्कल ही हो, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए लेट सपोज ये मेरे पास +1 है और ये +2 है ऑन एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये +1 है एक्स एक्सिस पे, ये +2 है एक्स एक्सिस पे, ये नेगेटिव एक्सिस हो गया आपके पास, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर मैं अब इसके ऊपर प्लॉट करूं तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का स्क्वायर बनेगा, ऐसे। आई नो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। तो देखें x+1 x-1 y+1 y-1। ठीक है, तो ये हमने अपना कर्व ड्रॉ कर लिया है। अब ये कर्व क्योंकि एक क्लोज्ड कर्व है और इसका जो फंक्शन है वो एट एवरी पॉइंट एनालिटिक है, तो उसका जो आंसर आएगा इंटीग्रेट करने पे बिना किसी डाउट के वो हर पॉइंट पे 0 ही आएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस था इसलिए बहुत आसान था, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब सबसे पहले जब भी आपको सवाल मिले आपने क्या चेक कर लेना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। उससे क्या होगा कि हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो हम डायरेक्ट कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। सही है, पहले उसको प्लॉट करके देखेंगे। लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर पाया जा रहा है, इसका मतलब मेरे पास ये फंक्शन एनालिटिक है। अब कैसे पता चलेगा कि फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक है? इससे क्या मतलब है कि फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में z के साथ जो भी चीज़ है वही वो पॉइंट होता है जो इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट बनता है, यानी कि वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो ये z इक्वल्स टू 2 सिंगुलर पॉइंट है फॉर दिस फंक्शन, यानी कि z इक्वल्स टू 2 के ऊपर मेरे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। बाकी हर पॉइंट के ऊपर मेरे पास फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक ही होगा। जब भी मेरे पास फंक्शन एनालिटिक आ जाता है ना तो हम अगला स्टेप क्या करते हैं कि उस फंक्शन को जो सर्कल होता है ना उसको हम प्लॉट कर करके चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो भी सकता है कि फंक्शन एनालिटिक हो लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम है वो अप्लाई हो जाए। सही है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो अप्लाई हो भी जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास पहला सवाल है c इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए इसको देखते ही मैं समझ गई कि यहाँ पे z के साथ z0 नहीं है, यानी जो सर्कल है उसका सेंटर 0 0 है, जबकि जो उसका ये रेडियस है वो 1 है। सही, तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है। यहाँ पे सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है 2 है। तो मैं पहले प्लॉट कर लेती हूँ ताकि मेरे पास इजीली मैं इन तीनों सर्कल्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकूँ कि इनके ऊपर कौन सा कॉशीज का इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई हो रहा है या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जी, तो प्लॉट मैंने कर लिया है, मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है कि देखें ये मेरे पास सिंगुलर पॉइंट है। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, z इक्वल्स टू 2 + 0 आयोटा, क्योंकि इसके पास साथ आयोटा वाला कोई पार्ट नहीं है तो 0 आयोटा। और फिर अगर मैं इसको इन ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा 2, 0, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। तो सबसे पहले आप जब इस तरीके से अपने पास सर्कल बनाए, देखें यहाँ पे याद रखें रेडियस मेरे पास क्या है 1 दिया है और सेंटर क्या है 0 0 है। तो जब मैं उसको प्लॉट करूँगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि अगेन सॉरी इट्स नॉट अ परफेक्ट सर्कल, बट स्टिल हमें परफेक्ट सर्कल बनाने से मकसद नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या गिवन है 1 गिवन है। सही है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम यहाँ पर अपना सिंगुलर पॉइंट मार्क कर लें। तो मेरा सिंगुलर पॉइंट क्या आया है 2, 0 विच इज हेयर।
2,0, ये मेरे पास मेरा सिंगुलर पॉइंट है। सही है। अब देखें, मैंने आपसे जिस वक्त आपको डेफिनेशन समझाई थी, एक बात कही थी कि यहाँ पे जो एक बात बहुत गौर में ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो है वो विद इन या इनसाइड द कर्व, अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपके पास फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके ऊपर ये थ्योरम अप्लाई करवा रहा है। उसने आपसे ये नहीं कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो सिंगुलर नहीं है लेकिन अगर वो आपके कर्व से बाहर है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा इनसाइड या विद इन द कर्व हो, ठीक है। लेकिन इन दिस केस अगर मैं देखूं तो मेरा पॉइंट तो ना इनसाइड है ना कर्व की बाउंड्री के ऊपर है। सही है, ये तो आउटसाइड है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से मुझे अब कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो तो सिर्फ इतना सा है, वो इस रेंज में, यानी जो मेरा सर्कल क्लोज कर्व है वो तो सिर्फ इतना सा है, वो तो इस रेंज में जा ही नहीं रहा जिस रेंज पे मेरे पास फंक्शन सिंगुलर बन रहा है। तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट को फिलहाल इतने से क्लोज कर्व में, जिसका जो रेडियस है वो 1 है, उसमें मेरे पास ये कोई मसला क्रिएट नहीं करेगा। और इसका आंसर मैं डायरेक्टली देन अकॉर्डिंग टू कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम क्या लिख सकती हूँ, 0 लिख सकती हूँ। इंटीग्रल थ्योरम ये देखें, यानी कि फंक्शन एनालिटिक है, सॉरी फंक्शन एनालिटिक नहीं है एट z=2, फिर भी मेरे पास ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मेरा सिंगुलर बन रहा है वो मेरे क्लोज कर्व से बाहर लाई कर रहा है। सही। अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर मेरे पास c इज mod of z=3, यानी कि इसका सेंटर जो है वो अगेन 0 0 है, लेकिन इसका रेडियस अब क्या बन गया है, 3 बन गया है। तो मैं इसको प्लॉट अगर करूं तो ये देखें, अब मेरे पास मेरा सर्कल क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो परफेक्ट सर्कल्स बनाना जो है ना वो एक बहुत बड़ा टास्क है। सही। अब देखें, अब मेरे पास ये वाला पूरा सर्कल है मेरा, क्लोज कर्व है, यानी कि सर्कल से मुराद यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड कर्व है मेरा। सही। अब जो सिंगुलर पॉइंट है ना वो इनसाइड लाई कर रहा है, 2,0, ये इनसाइड लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अब मैं कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकती, अब मुझे कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, ये था, लेकिन हमने क्या कहा था कि हम ये वाला यूज करेंगे। सही है। तो मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले को जो है वो लिख लेती हूँ। क्या है मेरे पास फॉर्मूला, ये रहा इंटीग्रेशन c, तो इसको मैं लिख लेती हूँ। सही है, अपने पास यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन c f ऑफ z ओवर z माइनस a इक्वल्स टू 2πi f ऑफ a। सही है। तो देखें, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूँ और अपने क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करूँ तो मेरे पास f ऑफ z जो है वो ये वाली चीज़ होगी और ये वाली चीज़ जो है वो z माइनस a है, यानी ये जो a है यहाँ पे वो क्या है, 2 है। सही। तो अगर मेरे पास f ऑफ z गिवन है, f ऑफ z गिवन है जो कि ये है, तो मैं इस f ऑफ z में f ऑफ a निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और f ऑफ a यानी कि a मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। तो f ऑफ a ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी ये बन जाएगा 2πi f ऑफ 2। तो अगर मेरे पास f ऑफ z गिवन है तो f ऑफ 2 निकालना तो मेरे लिए कोई टास्क ही नहीं है। मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ z है वहाँ 2 पुट करूँगी, तो मेरे पास जो f ऑफ 2 आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 10 प्लस 6, ये आपके पास आ जाएगा 20, यानी f ऑफ 2 जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 20। सही है। तो अब मैं उसको इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूँगी तो ये हो जाएगा 2πi एज इट इज़, f ऑफ 2 की जगह 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 इज़ 40πi। तो मेरे पास ये आंसर है इस सर्कल के लिए। सही है।
जहाँ पे मेरे पास देखें हमने क्या किया, हमारे पास अब हमने जब प्लॉट किया तो हमें पता चला कि जो सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है। इसका मतलब मेरे पास कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास एफ ऑफ ए क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास और फॉर्मूला जो z के साथ चीज़ है वो a है, तो z के साथ यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब a मेरे पास क्या है 2 है। तो हमने इसके अंदर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ इस शक्ल में आ गया 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2। तो फिर एफ ऑफ 2 हमने कैसे निकाला, हमें एफ ऑफ z पता है तो एफ ऑफ 2 निकाल लिया हमने, उसके अंदर सब्सटीट्यूट करके हर जगह जहाँ जहाँ z था वहाँ पे 2, तो मेरे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। वो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने सिंपली यहाँ पे रखी अपने फॉर्मूले में और आंसर निकाल लिया। तो मेरे पास आंसर आया 40 पाई आयोटा। सही। अब जो मेरे पास थर्ड पार्ट है वो है c इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2, यानी कि अब जो मेरे पास सर्कल आएगा वो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा कि जिसका सेंटर अगेन 0 0 है और रेडियस मेरे पास क्या है 2 है। तो ये मेरे पास बन रहा है मेरा सर्कल। अगेन मेरे पास क्योंकि ये पॉइंट बाउंड्री लाइन पे ही है जो सिंगुलर पॉइंट है सर्कल के, तो मेरे पास अब दोबारा कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम तो अप्लाई नहीं हो सकता, हमें इंटीग्रल फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। और कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला इन दिस केस अगर मैं देखूं तो भी वो यही आएगा। सही है, हर केस में यही आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर भी जो मेरे पास एफ ऑफ ए है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है वो मेरे पास क्या है 2 ही है। तो जब आप एफ ऑफ ए निकालेंगे यानी कि ए की जगह 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो अगेन आपके पास यही आएगा। और फिर जब 20 आएगा तो आप फॉर्मूले में जब उसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो 40 पाई आयोटा ही आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि पार्ट सी के लिए भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो 40 पाई आयोटा ही आएगा। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझें, जो हमारे पास फॉर्मूला है कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, उसके अंदर जो फॉर्मूला है ये 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए, इसके अंदर से हमें ये बात पता चल रही है कि सर्कल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, रेडियस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना हमारे फॉर्मूले के ऊपर। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सर्कल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, यानी उसका रेडियस कुछ भी क्यों ना हो, उसका आंसर जो आएगा हर दफ़ा वो सेम ही आएगा, जैसा कि हमने पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर देखा। अब अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा क्लोज कर्व ले लूँ ना जिसका रेडियस जो है वो मेरे पास 100 भी हो, तब भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो 40 पाई आयोटा ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास रेडियस का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सही। तो हर दफ़ा मेरे पास जो आंसर आएगा वो 40 पाई आयोटा ही आएगा। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे ये आपकी बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास देखें क्योंकि डिनोमिनेटर है तो हमारे पास ऑब्वियसली फंक्शन किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर सिंगुलर ज़रूर होगा। और हमने क्या बताया था आपको कि कौन से पॉइंट पे सिंगुलर होता है, जो यहाँ z के साथ लिखा है, यानी z इक्वल्स टू आयोटा वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, सिंगुलर है। तो मैं लिख देती हूँ सिंगुलर पॉइंट जो आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है, सिंगुलर पॉइंट इक्वल्स टू आयोटा। यानी कि अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की टर्म में लिखूं तो ये क्या होगा, ये होगा 0 आयोटा 1 आयोटा। सही है। तो ये क्या बन गया 0, 1 बन गया। सही है। तो 0, 1 वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है। अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 1/2 2 और 1 है, तो मैं स्केलिंग करके अपना जल्दी से सर्कल वाला जो पार्ट है जहाँ पे मुझे क्लोज कर्व्स बनाने होंगे वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि यूजुअली मेरे पास जो क्लोज कर्व होते हैं वो सर्कल की फॉर्म में होते हैं, तो मेरे मुंह से हर दफ़ा सर्कल ही निकलता है। लेकिन आप लोग इस बात को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये इस वक्त मैं एक क्लोज कर्व से के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। और वो क्लोज कर्व मेरा क्या है, वो क्लोज कर्व मेरा सर्कल है।
तो ये देखें, ये मैं स्केलिंग यहाँ पे कर रही हूँ। अब पार्ट 1 के लिए मेरे पास जो है वो क्या है कि मेरा जो सेंटर है वो तो 0 0 है, जबकि मेरा जो रेडियस है वो क्या है, हाफ। तो अगर मैं इस सर्कल को प्लॉट करूं तो मेरे पास सेंटर 0 0 और हाफ वाला जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। और जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है मेरा, वो ये रहा 0,1, ये रहा मेरा सिंगुलर पॉइंट। तो क्योंकि मेरा सिंगुलर पॉइंट सर्कल से बाहर लाई कर रहा है तो इसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेरे पास जो आंसर आता है बिना किसी कैलकुलेशन के वो मैं लिख देती हूँ 0। सही। तो पार्ट 1 तो मेरे पास जल्दी से सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 के अंदर जो मेरा सेंटर है वो 0 0 है, जबकि जो मेरा रेडियस है वो क्या है, 2 है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मेरे पास सर्कल जो है वो 0 0 और रेडियस 2 वाला कुछ इस तरीके का आएगा। सही। अब जो मेरा सिंगुलर पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है 0,1। तो हमें कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो मेरे पास है, ये देखें। अब मैं पार्ट बी कर रही हूँ। तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए है। तो जेड माइनस ए, ए यहाँ पे क्या है, आयोटा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ जेड माइनस आयोटा जो है वो इक्वल आएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। ए यहाँ पे क्या है, आयोटा है, तो 2 पाई आयोटा एफ ऑफ आयोटा। सही है। तो अब अगर मुझे एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास जो एफ ऑफ जेड है वो मैं उसके ज़रिए एफ ऑफ आयोटा निकालूंगी। तो मेरे पास जो एफ ऑफ आयोटा आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, जेड ई टू द पावर आयोटा। ये मेरे पास आया एफ ऑफ आयोटा का आंसर। तो वो जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो ये बना 2 पाई आयोटा और z ई टू द पावर आयोटा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया, सॉरी z की जगह पे भी तो यहाँ पे आयोटा आएगा ना। सही है। तो 2 पाई आयोटा और आयोटा ई टू द पावर आई, तो ये बन गया 2 पाई, देखें आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन गया -2 पाई ई टू द पावर आयोटा। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सही। अब मेरे पास जो पार्ट सी है उसके अंदर मेरे पास जो सर्कल है उसका सेंटर 0 0 है, जबकि रेडियस जो है वो है 1, यानी कि ये रहा मेरा अब वाला सर्कल जो कि मुझे क्लोज्ड कर्व जो गिवन है वो ये रहा अब मेरा। और जो पॉइंट है वो इसकी बाउंड्री लाइन पे ही है। लेकिन अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ही अंदर देखा था कि रेडियस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारे पास आंसर जो है वो हर दफ़ा सेम ही आएगा। तो पार्ट सी का आंसर भी हम क्या लिख देते हैं, -2 पाई ई टू द पावर आयोटा। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे। आगे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। इससे थोड़े से डिफरेंट हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन थी या बेसिक डेफिनेशंस में कोई कन्फ्यूजन थी तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें।